बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है क्लाइमेट, यूनिट नंबर 9 क्लाइमेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब जो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट होती क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग आवर लाइफ एंड आवर ecosystem. ठीक है, first of all, the basic misconception which a student have is they do not know what is the difference between weather and climate. दो नॉर्मली हम इनको सेम ही समझते हैं बट दे आर डिफरेंट। ठीक है, आज आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज वेदर? वेदर जो है बच्चे शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म आपका जो है लिमिटेड एरिया के ऊपर होगा, कैन बी चेंज रैपिडली। ठीक है, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। मौसम को प्रिडिक्ट करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। मौसम ऐसे ही है, अभी आपके पास जो है वो हीट है, वेदर वार्म है समर में, एकदम से वहाँ पे जो है आपके क्लाउड्स आ जाते हैं और बारिश हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह के मौसम को प्रिडिक्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और वेदर इज हैपनिंग आउटसाइड आवर विंडो राइट नाउ। ये जो इस वक्त हम बाहर अपने विंडो से बाहर देखें जो हमें मौसम नजर आएगा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वेदर। ठीक है, जबकि जो आपका क्लाइमेट है, क्लाइमेट एक्चुअली क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है। क्लाइमेट को जो है वो आप प्रिडिक्ट करते हैं किस बेस पे, अपने प्रीवियस डाटा को कलेक्ट करते हुए। फॉर एग्जाम्पल पिछले 10 सालों में जनवरी के मंथ में मौसम कैसा होता है, और आया 10 सालों में आहिस्ता आहिस्ता से जो तब्दीली आई है वो क्या आई है। तो ये हम पिछले डाटे को लेके जो डाटे को प्रिडिक्ट करते हैं उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ मैनी ईयर ऑफ वेदर ऑब्जर्वेशन। ये पिछले 10 साल से 25 साल से हम एक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल कोट करूँ कि पहले विंटर्स की जो वेकेशन होती वो दिसंबर में दी जाती थी। ठीक है, और उसका मकसद ये होता है कि विंटर के एंड ऑफ दिसंबर बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, फॉग होती थी, तो इससे विंटर वेकेशन दी जाती है। अब अगर हम पिछले 10-15 साल के डेटा को एनालाइज करें और अब हम नोट करें तो हम बता सकते हैं आगे आने वाले सालों में कि हम किस तरह का मौसम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब अगर विंटर वेकेशन आपको दिसंबर के एंड में दी जाती है और जब आपकी विंटर वेकेशन खत्म हो जाते हैं इन द स्टार्ट ऑफ द जनवरी, और उसके बाद जाके आपका जो है वो फॉग होती है और सर्दी होती है शदीद किस्म की, लेकिन उससे पहले आपका वो जो है वो इतनी सर्दी नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर को देखते हैं हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हर आने वाले सालों में जो आपके सर्दी की शिद्दत है वो इंक्रीज होती जाएगी आगे से आगे। अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में और जनवरी के मंथ में शदीद सर्दी होती है। हम कह सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आने वाले सालों में आपका ये जो है एंड ऑफ जनवरी जो है सर्दी शदीद होगी, फिर फरवरी का मंथ होगा कि सर्दी होगी, दिसंबर में सर्दी नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो प्रोडिक्शन है ये सारी क्या आती है, क्लाइमेट में आएगी। ठीक है, क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर होगा, और ये तमाम सीजनल चेंजेस को काउंटर करता है, उसको डिटरमिन करता है। ठीक है, मेजर ओवर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। तो जबकि हमने क्या किया, वेदर में क्या था, शॉर्ट पीरियड में हमने प्रिडिक्ट किया जी अच्छा आज मौसम ऐसा है, कल कैसा होगा, अभी मौसम गर्म है, आज बारिश नहीं होगी, लेकिन पता चलता है ये 2-3 घंटे बाद फिर बारिश होगी। तो वो वेदर है, शॉर्ट टर्म है। ठीक है, उसको प्रिडिक्ट करना इतना मुश्किल होता है। फिर हम देखते हैं क्लाइमेट इफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर। ठीक है, हमारे बेसिक दो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, बायोटिक है, एक बायोटिक फैक्टर जो कि हमारी सराउंडिंग को, हमारी इकोसिस्टम को, हमारी इन्वायरमेंट को, हमारी क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब देखें जी है क्या, एटीट्यूड एल्टीट्यूड हो गया, आपका ओशन करंट हो गया, समुद्र की वेव्स होगी, उनकी लहरें होगी, उनकी स्पीड होगी, उनकी हाइट होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। सोलर रेडिएशन, सूरज से जो शुआएं निकलती हैं वो भी हमारी जो है किस पे अफेक्ट हो रही होती है, क्लाइमेट पे अफेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर का क्या काम है, वो हमारे जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो हार्मफुल रेडिएशन हैं
जो कि सूरज से ज़मीन तक आती हैं, उनको रोकने में मदद देती हैं। लेकिन ड्यू टू इंक्रीज़ इन पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या है, हमारी ओज़ोन लेयर डिस्ट्रॉय होती जा रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो ज़मीन तक पहुँच रही हैं। इसी तरह जो इवेपोरेशन का अमल है, पानी का वेपर्स में तब्दील होना, उसका एक अपना मैकेनिज़्म है, वो भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? वोल्केनिक एक्टिविटी जो है, जैसे अगर आपका कहीं पे आपका एरप्शन होती है, वोल्केनिक एरप्शन होती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज़ जो आपके एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती हैं। तो उसकी वजह से भी आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो क्लाइमेट है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है, ठीक है? इसी तरह आपके अगर देखें एम्बियोटिक फैक्टर्स में देख लें, आपका डाइजेशन हो गया, डिकम्पोज़िशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, बियोटिक फैक्टर्स हैं। और ये सारे क्या कर रहे होते हैं, आपकी एनवायरनमेंट को, आपकी क्लाइमेट को अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके कोई ऐसा ही इलाका जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिकम्पोज़िशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू आपके कोल्ड एरियाज़ की निस्बत, ठीक है? फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है, जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इसको समझने की आपको ज़रूरत है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है? एक्चुअली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये है कि सूरज से जो आपकी रेडिएशंस आती हैं ज़मीन पे, तो वो ज़मीन से रिफ्लेक्ट होके वापस स्पेस में चली जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या, हमारी यहाँ पे जो हमारे ये जो ट्रोपोस्फियर है, ऊपर वाली जो लेयर है हमारी, एनवायरमेंटल लेयर्स जो है हमारी एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह, जहाँ पे आप देखें अगर हमारी ओज़ोन लेयर जो है वो रेडिएशन को अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। इसका मतलब ये है कि जो ओज़ोन लेयर वाला हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर है, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को आप इस तरह समझ लीजिए कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी की एग्ज़ाम्पल को देखें, तो सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू द क्लियर एटमॉस्फेयर। अब अगर तो आपकी जो एटमॉस्फेयर है, आपकी जो हवा है वो क्लियर है, साफ़ है, तो वहाँ से आपकी क्या होगी, सूरज की रेडिएशन ज़मीन पे पहुँच जाएँगी, ठीक है? और वो यहाँ पे आएँगी और जहाँ से वो वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। अब होता क्या है, अगर तो आपकी एटमॉस्फेयर क्लियर है, तो वो ज़मीन तक आ जाएगी, ठीक है? और जहाँ पे वो मैं बता दूँ आपको, सम सोलर रेडिएशन इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। अब ये जो जितनी भी रेडिएशन, जितनी भी सोलर सनलाइट हमारे पास ज़मीन पे आती है, वो सारी की सारी ज़मीन में अब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाती, ठीक है? सारी की सारी कंज़्यूम नहीं हो जाती। उसमें से जो है वो रिफ्लेक्ट होती है बैक टू द स्पेस। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में होता क्या है? Some of the infrared radiation passes through the atmosphere and some is absorbed and re-emitted in all the directions by the greenhouse gases molecule. The effect of this is to warm the Earth's surface and the lower atmosphere. अब होता क्या है? अगर तो ये हमारी एटमॉस्फेयर साफ होगी, तो सनलाइट अर्थ पे आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, जितनी अर्थ को रिक्वायर्ड है वो कंज्यूम हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी स्पेस, टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहेगा। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है, आपकी जो रेडिएशन ज़मीन पे आती हैं, वो यहाँ पे जितनी अब्ज़ॉर्ब होगी, ठीक है, बाकी जब स्पेस में बाउंस करती हैं वापस जाने के लिए, तो ये जो पॉल्यूशन है, ये जो हमारी गैसेज़ हैं, ये उनको वापस रिफ्लेक्ट होने नहीं देती, ठीक है? स्पेस में जाने नहीं देती, उनको ट्रैप कर देती हैं अर्थ में, ठीक है? आपकी जो बेसिक फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, उसमें वो ट्रैप हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको आसान अल्फाज में मैं ऐसे बता दूँ कि जितनी भी सनलाइट आती है ज़मीन पे, उसमें से कुछ हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है वापिस स्पेस में। पोल्यूशन के इंक्रीज़ होने की वजह से वो रिफ्लेक्शन होने के बाद दोबारा डिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके डिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या, हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है? इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ऑकर नेचुरली इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है? जैसे वाटर वेपर हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये वो गैसेज़ हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, ये तमाम वो गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हवा अपनी स्पेस में, एटमॉस्फेयर में एक बादल सा बना देती है। और वो बादल सा या वो जो लेयर्स बनती हैं, वो क्या काम करती है, वो सूरज की जो लाइट वापस जाती है स्पेस में, उसको वापस नहीं जाने देती, ठीक है? तो ये वो गैसेज़ हैं जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड है,
अगर हम अपने ट्रीज को कट करते जा रहे हैं तो हमारे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में जो है ये इस तरह की चेंजेस आ रहे हैं, मौसम गर्म हो रहा है। मीथेन वही गैस है जिसकी हम कुकिंग वगैरह करते हैं, हमारे किचन में यूज होता है, हीटर्स में यूज होता है, गीजर्स में यूज होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्रीज में यूज होती है। तो ये वो गैस है जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, हीट इंक्रीज हो रही है। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड, हम जितने भी फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसका भी इफेक्ट हमारी एटमॉस्फेयर पे आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल के जो है ना हमारे सूरज की लाइट को वापस डिफ्लेक्ट होने नहीं देती। ठीक है, अब वो विद नो ग्रीन हाउस गैसेज एट ऑल इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं उनकी स्टडी ये बताती है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, अगर वो एटमॉस्फेरिक लेवल पे कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो रहा हो, यानी ये हार्मफुल जो हमारी गैसेज हैं, मीथेन होगी या नाइट्रस ऑक्साइड होगी या कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अगर इस तरह की गैसेज अगर ना हो तो हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इतना कम हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये गैसेज नुकसानदेह हैं, इनकी एक हद से ज्यादा हो जाना नुकसानदेह है। क्योंकि अगर ये गैसेज ना होती तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर -18 होता, तो सर्वाइव करना ह्यूमन लाइफ का, जानदार चीजों का मुश्किल हो जाता। ठीक है, इसलिए ये गैसेज हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन ये हद तक। अगर एक हद से ज्यादा आपको एक सिंपल सी बात है, किसी भी चीज की ज्यादा नुकसानदेह होती है। इसी तरह ये गैसेज जब एक हद से ज्यादा हो जाएंगी तो इसका हमें नुकसान होगा, और ये हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। ग्रीन हाउस गैस कंटेंट ऑफ द एटमोसफेयर इज बीइंग अल्टर्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आ रहा है। अब देखें, वन बाय वन डिस्कस करते हैं भी ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से ये जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का जो है ना इंक्रीज हो रहा है इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो सबसे पहले तो ये आपके फैक्ट्रीज, आपके जो कारखाने हैं, आपकी इंडस्ट्री जो है, वहां से जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां से जो गैसेज निकल रही हैं, वो सारी क्या आपकी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, ये ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक है, इसी तरह हम जो कार्स में ट्रेवल करते हैं, ट्रैवलिंग ऑन अ कार, जो फ्यूल आपका बर्न होता है उससे भी आपकी गैसेस निकलती हैं, वो भी आपकी एटमॉस्फेयर के ऊपर इफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, इसी तरह जो और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, वो किस तरह हो रही है, वो भी आपकी ऑब्वियस बात है, ऑयल को बर्न करे, फ्यूल को बर्न करे, कोल को बर्न करे, या इस तरह की चीज़ों को आप जला के आप एक जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। तो ये जो आप कोयले को जलाएंगे, आप ऑयल या तेल को जलाएंगे, तो उससे भी आपका टेम्परेचर इफेक्ट होगा, आपके अंदर जो आपकी एटमॉस्फेयर है उसमें टॉक्सिक गैसेस पैदा होंगी। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है। एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। अब ये जितनी भी क्लाइमेटिकल चेंजेस आ रही हैं ये डिफरेंट सोर्सेज से आ सकती हैं। अब एक तो हमने एक्टिविटी देखी ह्यूमन, इंसानों की एक्टिविटीज वगैरह जिसकी वजह से ये एनवायरमेंटल क्लाइमेटिकल इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, जैसे हमारे वॉल्केनिक eruption होगी, हमारे ये इस तरह की जो हमारे वॉल्केनो जो हैं ये जब erupट होते हैं तो इसके eruption से बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस और जो है ना लिक्विड जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में इंटर हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी एटमॉस्फेयर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है। ठीक है, अब ये ग्लेशियर्स, अब हमें कैसे पता चला कि भाई एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो आने वाले सालों में इंक्रीज होता जा रहा है। तो वो ऐसे पता चला कि जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे ऑब्जर्वर हैं, उन्हें नोट किया कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, आइस ग्लेशियर्स हैं, वो जो है वो ज़्यादा जल्दी पिघलना शुरू हो गया। ठीक है, उनकी जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो टाइम फेज है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से उन्हें अंदाजा हो गया कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है विद एवरी पासिंग ईयर। उसका इफेक्ट क्या आएगा, हमारे जो सी लेवल है, ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे, हमारे जो सी लेवल है, समुद्र साहिल समुद्र का जो पानी का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो जितने भी समुद्र के आसपास के इलाके हैं वो सारे पानी में डूब जाएंगे। ठीक है, जब वो पानी में डूब जाएंगे तो वहाँ के जो रेजिडेंट है, वहाँ की जो आबादी है वो भी इफेक्ट होगी। तो ये सारे इफेक्ट हमारी पॉपुलेशन पे आएंगे। ठीक है, अब वो आइस को यील्ड इंफॉर्मेशन है एक्चुअल सैंपल ऑफ अर्थ पास्ट एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब
जो देखा जाए बड़ी मजे की बात है यहाँ पे, हम ये जो साइंसदान है ना, ये क्या कहते हैं, इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जो हमारी बर्फ है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ हमारी कई लाखों सालों से बर्फ के जमी हुई है बर्फ, उसके अंदर से वो सैंपल इकट्ठा करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि 1 लाख साल पहले या 2 लाख साल पहले जो हमारे यहाँ पे ये जो बर्फ का हमने सैंपल इकट्ठा किया है, इससे उन्हें पता चलता है कि 1 लाख साल पहले या 2 लाख साल पहले माहौल कैसा था, एटमॉस्फेयर कैसी थी। अब उनको कैसे पता चलता है ये सब कुछ? अब उनको ऐसे पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल जब स्नोफॉल होती है ना, तो बर्फ की तह बैठ जाती है। वो जो तह बैठती है, उसके अंदर ऑक्सीजन का या आपकी एटमॉस्फेयर के जो मुख्तलिफ गैसों का एलिमेंट है, कोई बबल है, वो उस बर्फ की तह के अंदर दब जाता है। इसी तरह ऊपर से ऊपर बर्फ की तह बैठती जाएगी, और हर बैठने वाली तह के साथ कोई ना कोई हवा जो है उसके अंदर ट्रैप होती जाएगी। ठीक है? अब जब वो चीज़ ट्रैप होती जाएगी, ऊपर से ऊपर वज़न बढ़ता जाएगा और नीचे वो चीज़ फ्रीज़ होती जाएगी। तो जब वो नीचे डीप ए आइस में से कोई सैंपल निकालेंगे, तो उससे उनको पता चल जाएगा कि भई इसके अंदर ये जो गैस है, ये जो इसके अंदर एयर है, उसका एनालिसिस करने से इनको पता चल जाता है कि आया कि 1 लाख साल पहले जो था, हमारी जो वर्ल्ड है, हमारी जो अर्थ है, यहाँ पे मौसम कैसा था? यहाँ पे एयर की कंपोज़िशन क्या थी? ऑक्सीजन कितने परसेंट थी? नाइट्रोजन कितने परसेंट थी? बाकी गैसें जो हैं, वो कितने-कितने परसेंट थी? ठीक है? ये सब पॉसिबल है ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है? इसी तरह जो है एनिमल एंड प्लांट्स हैं, वो भी अफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है? बटरफ्लाइज़ होगी, अब एक आपने हेलीकॉप्टर, ठीक है? आपने देखा होगा, ड्रैगन फ्लाई भी कहते हैं उसको, ठीक है? और वो ड्रैगन फ्लाई जो है पहले तो बहुत कॉमन थी, घरों में भी नज़र आ जाती थी। अब आपको वो ड्रैगन फ्लाई नज़र ही नहीं आती, ठीक है? ये ड्रैगन फ्लाई अगर आपको मैं याद कराऊँ, ड्रैगन फ्लाई वो ऐसे थी जिसके 4 पर होते थे, और उसकी दुम के ऊपर अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं या बच्चे जो हैं, हम लोग जो हैं, धागा बाँध देते थे और उसको ऊपर हवा में छोड़ देते थे, ठीक है? दिस इज़ द ड्रैगन फ्लाई, पहले वो कॉमन थी, लेकिन ड्यू टू क्लाइमेटिकल चेंजेज़ क्या हुआ, वो बहुत कम नज़र आती हैं। विलेजेस में आपको नज़र आ जाएँगी, लेकिन आपको हाउसेज़ में या घरों में इस तरह से वो इतनी नहीं मिलेंगी, ठीक है? इसी तरह आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, खत्म होती जा रही हैं, या बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड हैं, ठीक है? जिनके खत्म होने का या एक्सटिंक्ट होने का चांसेस है, ठीक है? फिर है जी क्लाइमेटिकल चेंजेस सीम टू बी एक्सेलरेटिंग, ठीक है? हमारे जो मौसम है, हमारी जो क्लाइमेट है, वो बड़ी शिद्दत के साथ तब्दील हो रहा है, ठीक है? इस तरह मोर ग्रीन हाउस गैसेस मीन अ वार्मर जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जाएँगी, उतना ज़्यादा हमारी अर्थ का टेम्परेचर हाई होता जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने आपको बता दूँ, जैसे ट्रांसपोर्ट फ्यूल हो गया, उससे भी हमारी इफ़ेक्ट होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया, बर्निंग ऑफ द फ्यूल हो गया, कोल हो गया, वो हो गया, पावर स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हाउसेज़ में जो हम ऑयल और हम जो कोल या कोयले को बर्न करते हैं, उसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट जो है वो जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह वेस्ट डिस्पोज़ल हो गया, बायोमास की बर्निंग होगी, हमारे रेज़िडेंशियल वेस्टेज हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट हमारी फर्टिलाइज़र होगी, ये सारी क्या कर रही हैं, हमारी अर्थ को नेगेटिवली अफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है? फिर है जी कार्बन डाइऑक्साइड। इन द डिस्टेंट पास्ट द अर्थ वाज मच वार्मर, हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर fuel lush though some of which are stored in the form of fossil fuel, ठीक है? तो साइंटिस्ट का कहना ये है कि एंशिएंट टाइम में पिछले कई हज़ारों साल पहले हमारी जो अर्थ है यहाँ पे क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, कार्बन का लेवल बहुत हाई था। जिसकी वजह से जो है जब ये कोयल अब देखा जाए, ऑब्जर्व करने की बात ये है कि जितने भी अंडर द अर्थ हमें ऑयल या कोयले के रिजर्व मिलते हैं, वो कहाँ से आए, ठीक है? क्या सारे जानवर जो थे वो मरे और वो डिकम्पोज हुए और वो ऑयल में या कोयले में तब्दील हो गए? ऐसा भी हो सकता है। और अदर पॉसिबिलिटी इज कि ये दरख्त थे उस ज़माने में, वो ज़्यादा कार्बन कंसंट्रेटेड थे, और वो जब डेड हुए या ख़त्म हुए, तो वो जब डिकम्पोज़ हुए तो वो कोल में चेंज हो गए, ठीक है?
carbon dioxide in the Earth atmosphere has risen by about 30% since the beginning of the industrial revolution. ठीक है, तो साइंटिस्ट की स्टडीज के मुताबिक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, ठीक है, उसके बाद से लेके अब तक जो कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में तब्दीली है वो क्या है, 30% हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी। ठीक है, इसी तरह हमारी मीथेन का भी लेवल इंक्रीज हो गया। हमारे जो बायोमास होता है या जानवरों का जो वेस्टेज होता है, ठीक है, वो सारा क्या है, वो भी उससे भी गैसेस जो है वो निकलती हैं। ठीक है, तो मीथेन गैस का भी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है एटमॉस्फेयर में। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड है, जो हम कार्स या व्हीकल में फ्यूल यूज करते हैं, और फ्यूल जब वो बर्न होता है तो उससे जो गैसेस निकलती हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, इसी तरह बिजली पैदा करने के लिए भी है। तो ये सारी चीजें क्या हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट कर रही है। इससे हमारा क्या है, एक और टाइप ऑफ पोल्यूशन है जिसको हम कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। तो हमारी थर्मल पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखा जाए तो हम कर क्या सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एडमिट करना है कि दे वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेटिकल चेंजेस। ठीक है, और उसके बाद हमें इकदाम कौन से करने हैं, हमें कौन से नेसेसरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में यह है कि कंजर्व हॉट वाटर। ठीक है, पानी के यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में करें। ठीक है, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वाटर। ठीक है, उसको वेस्ट ना करें। ठीक है, कंजर्व इन द कार, जो हम इंडिविजुअली कार्स में ट्रेवल करते हैं प्रेफर करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें ताकि फ्यूल कम से कम बर्न किया जाए। बिजली का इस्तेमाल जो है प्रॉपर वे में किया जाए। घरों के वो रूम जहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ वहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो उसको ऑफ कर दें, टीवी ऑफ कर दें, कोई नहीं देख रहा तो बंद कर दें। ठीक है, रिड्यूस वेस्ट, जो आपके वेस्ट मटेरियल है, जो रैपर्स हैं, जो इस तरह की चीज़ें, वो डस्टबिन में आप फेंकें, उनको ओपनली ना फेंकें। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी पोल्यूशन इंक्रीज होगी। ठीक है, अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन में आपको बता दूं कि जितना भी हमने डिस्कस किया क्लाइमेट का, हमने इसमें देखा कि क्लाइमेट के अंदर आपकी वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वो कौन कौन से एबियोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और फिर हमने देखा कि ऐसा कौन सी वजूहत हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पानी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलाइजेशन, और ये सारी चीज़ों को हमने किस तरह इफेक्टिवली यूज़ करना है। ठीक है, ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर कोई आपको चीज़ पूछनी हो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई एम्बिग्विटी हो तो मेरे से क्लियर कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।